हे फ्रेंड्स, मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाचन क्रिया के बारे में। मनुष्य में पाचन क्रिया दो प्रकार से होती है, एक यांत्रिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन के अंतर्गत भोजन को मसलना, चबाना, चिकना बनाना, निगलना तथा क्रमाकुंचन आदि की क्रियाएं आती हैं। रासायनिक पाचन के अंतर्गत भोजन पर विभिन्न एंजाइम्स अपनी क्रिया करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें तथा सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। एक अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। पाचन क्रिया ये हमारी 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। अंतर्ग्रहण, पहले खाना मुख गुहा में इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसका आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में पाचन होता है। फिर पाचन के बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। फिर उन जो भोज्य पदार्थ होते हैं शरीर में रक्त से मिलकर कोशिकाओं के तथा शरीर के अन्य भाग में पहुंचते हैं, तो स्वांगीकरण की क्रिया होती है। फिर जो हमारा वेस्ट मटेरियल मतलब कि जो बचा हुआ भाग होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है, उसको हम मल परित्याग कहते हैं। इस प्रकार पाचन में 5 क्रियाएं होती हैं। आइए जानते हैं सभी के बारे में। सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख गुहा में पाचन। पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से हो जाता है, जहां भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। हमारा ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि हमारी पाचन क्रिया कहाँ से होती है, कथन और कारण में पूछा जाता है। और अधिकतर जो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, आजकल जो पैटर्न चला है उसमें पूछा जाता है कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख। हमें ये देखना है कि मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा में लार द्वारा सने भोजन को बोलस कहा जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये सेकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड्स के बारे में जानते हैं। मोनोसेकेराइड के एक अणु में कम से कम 6 कार्बन के अणु होते हैं, इसलिए मोनोसेकेराइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो C6H12 और O6 होता है। मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत हम देखते हैं ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को, फ्रक्टोज को और मोनोज को। ये सब हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं। ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, ग्लूकोज क्या है? इसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर का पेट्रोल भी कहा जाता है। और ग्लूकोज के टूटने से जल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। हमारे शरीर में 100 ml रक्त में 100 मिलीग्राम या 0.1 ग्राम ग्लूकोज होता है। और जल पीने के अलावा ग्लूकोज के टूटने से हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। जल पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जल को पीने से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब जानते हैं गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज भी एक हमारा मोनोसेकेराइड है। इसे हम नर्व शुगर कहते हैं, गैलेक्टोज को। और फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर होती है। शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। आइए जानते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलने से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। डाइसेकेराइड का फार्मूला होता है हमारा C12H22 और O11। डाइसेकेराइड में हम सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को देखते हैं। जब सुक्रोज है, सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं। इसे केन शुगर मतलब ईख शुगर भी कहते हैं। जब हमारा सुक्रोज मोनोसेकेराइड में टूटता है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं।
मानव माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा 6.8% होती है और लैक्टोज के टूटने से ग्लूकोज व गैलेक्टोज का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। कई मोनोसेकेराइड के अणुओं के मिलने से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड के हमारे उदाहरण हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन और हिपैरिन। ये सब हमारे पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, अक्सर हमारे पेपर्स में पूछा जाता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन हमारा शरीर तात्कालिक रूप से ग्लूकोज का प्रयोग करता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम व थायोसाइनाइड आयन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह केवल क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन को मुख गुहा से आमाशय में भेजती है। मुख गुहा के पश्चात भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब देखते हैं आमाशय में किस प्रकार पाचन की क्रिया होती है। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। आमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं, जो अत्यधिक अम्लीय होती हैं और इनका pH 1 से 3 होता है। भित्तीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित HCl पेप्सोनोजन तथा प्रोरेनिन को सक्रिय करता है। कौन सक्रिय करता है? HCl करता है। HCl कहाँ से स्रावित होता है? भित्तीय कोशिकाओं अर्थात जठर ग्रंथियों से। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को भी मारता है। HCl की उपस्थिति में पेप्सोनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। कौन कौन से अणु में? प्रोटियोज में और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में परिवर्तित कर देता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। आमाशय में पाचन के पश्चात भोजन काइम कहलाता है। काइम क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय से ग्रहणी छोटी आंत का जो पहला भाग होता है डुडनम में पहुंचता है। मुख गुहा तथा आमाशय में पाचन क्रिया के बाद अब हम देखेंगे छोटी आंत में किस प्रकार पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन आते ही इसमें 3 पाचक रस पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस मिल जाते हैं। देखते हैं पित्त रस के बारे में। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में संचित रहता है। यह गाढ़े हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका pH क्या होता है? 7.8 से 8.6 है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस आंत की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। पित्त रस में पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन आदि पाए जाते हैं। पित्त वाहिनियों में अगर अवरोध हो जाता है तो यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। इसके पश्चात क्या होता है? बिलिरुबिन पूरे संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, जिसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K
के अवशोषण में भी पित्त रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाता है, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि फैट का यूज ना करें। अब देखते हैं अग्न्याशय रस के बारे में। अग्न्याशय रस हल्का क्षारीय है, जिसका pH 7.5 से 8.3 होता है, जो अग्न्याशय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अग्न्याशय रस में 98% जल तथा शेष 2% एंजाइम व लवण पाए जाते हैं। लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अग्न्याशय रस में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इमाइलेज ये स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज क्या करता है, ये इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड वसाओं को तोड़ता है, और वसा को इमल्सिफाइड कौन बनाता है, पित्त रस बनाता है। अब देखते हैं आंत्र रस के बारे में। ये हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है, जिसका pH 7.5 से 8 होता है, जो आंत्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। आंत्र ग्रंथियों को हम क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन भी कहते हैं। मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है। आंत्र रस में निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज और इरेप्सिन। जो माल्टेज है ये माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड को हमारा मोनोसेकेराइड में तोड़ देता है। सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज हमारा डाइसेकेराइड है, जिसको मोनोसेकेराइड ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टेज, लैक्टेज हमारा लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ये हमारा डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज तथा गैलेक्टेज हमारा मोनोसेकेराइड है। इरेप्सिन डाई तथा ट्राइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। पाचन क्रिया की अगली अवस्था अवशोषण के बारे में पढ़ते हैं। पचे हुए सरल घुलनशील भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत के इलियम में होता है। मोनोसेकेराइड अमीनो अम्ल रसांकुरों की कोशिकाओं द्वारा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल लसिकाओं में अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा रुधिर में मिक्स हो जाते हैं। रुधिर में मिश्रित ये पोषक पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर के साथ पहुंच जाते हैं। बिना पचा काइम छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत में काइम से जल अवशोषित कर लिया जाता है, जिसमें केवल अर्ध ठोस मल शेष रह जाता है। बड़ी आंत में हमारी पाचन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ पचे हुए भोजन से जल को अवशोषित कर लिया जाता है। अर्ध ठोस मल कुछ समय के लिए मलाशय में एकत्रित रहता है, जिसे मल द्वार द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मल का पीला भूरा रंग उसमें उपस्थित स्टरकोबिलिन व यूरोविलिन के कारण होता है। मल की बदबू इंडोल व स्केटोल नामक पदार्थ के कारण होती है। अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंचते हैं, जहां उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। अब उपापचय की क्रिया क्या होती है? सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से हम उपापचय कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्रिया आती है मल परित्याग की।
अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पाचन क्रिया के बारे में सभी कुछ पढ़ लिया है। प्लीज़ कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये लेसन और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। पर ये एक टॉपिक था, इस टॉपिक के पूरे होने के बाद हम इसकी एक क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे जो यूपीएससी तथा यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। उसको क्वेश्चंस को करने के बाद थोड़ा ये हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो इसके बाद अगला लेक्चर आएगा हमारा, वो इनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पर आएगा। सो बने रहिए हमारे साथ लर्निंग अड्डा में। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। धन्यवाद।